हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 अप्रैल 2025 के से जुड़े हुए दो प्रमुख समाचार या मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ योजना के तहत भारत पे 26% टैरिफ लगाने की कार्रवाई और इसका भारत को लेकर निहितार्थ। कल क्या बल्कि आज देर रात अमेरिका के समय अनुसार कल 4 बजे जो है 2 अप्रैल 4 बजे शाम को हमारे यहाँ पे 1 से 1:30 बजे सुबह जो था ट्रंप द्वारा जो है दुनिया भर के विभिन्न सारे देशों पे अपने टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें न्यूनतम 10% तो सभी पे लगा है। बाकी संख्या के अनुसार जैसा जिसके साथ व्यापार घाटा है उसके अनुसार ये लगाया गया है। और ट्रंप का कहना है कि ये डिस्काउंटेड टैरिफ है और उसके तहत जो है भारत पे 26% टैरिफ लगाया गया। तो देखेंगे क्या इसका निहितार्थ है, क्यों लगाया गया, क्या है। गंभीर मुद्दों को देखेंगे क्योंकि निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि वैश्विक आर्थिक इतिहास में या प्रणाली में एक प्रमुख जो है टर्निंग पॉइंट हो सकता है प्रोटेक्शनिज्म को लेके। ठीक है। दूसरा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे सरकार का कहना है कि अगर ये पास हो जाएगी तो उम्मीद के नाम से रहेगा, उम्मीद अधिनियम। इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, अब ये राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। इन्हीं दो मुद्दों पर समझेंगे। दोनों गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें से पहला तो काफी गंभीर है। तो आइए जरा देखते हैं ट्रंप द्वारा भारत में 26% टैरिफ लगाने की कार्रवाई और उसका भारत को लेकर निहितार्थ। ट्रंप अपने चुनाव के दौरान या उसके पहले कार्यकाल से, या कुछ लोगों का कहना कि उसके बहुत पहले से ट्रंप का मानना था कि दुनिया के जो देश हैं वो ट्रंप जो है अमेरिका के साथ जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि ट्रंप द्वारा अमेरिका द्वारा पहले से ही जो कर प्रणाली लगाई जाती है वो ऑलमोस्ट मतलब काफी कम रहती है, यानी कि आयात को वो प्रोत्साहित करती है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देश आयात को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से अमेरिका को लेके। और ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी और कहा था कि ये सबसे सुंदर शब्द है और ये अमेरिका की आजादी दिलाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि गोल्डन एज के रूप में की आजादी के दिवस के रूप में कल उन्होंने पूरे दुनिया पे टैरिफ लगाया। उसके तहत जो है उन्होंने भारत पे भी 26% टैरिफ लगाया और कहा कि ये डिस्काउंटेड टैरिफ है, 50% हमने डिस्काउंट किया है, क्योंकि भारत हम पे टैरिफ और नॉन टैरिफ के रूप में जो है हमारे जो सामान है वो भारत में 52% के आसपास टैरिफ उन पर पड़ता है, इसलिए हमने 50% डिस्काउंट लगा के 26% किया है भारत के साथ अपने संबंधों को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को देखते हुए। ठीक है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, भारत के निर्यातकों पर पड़ेगा, एफडीआई पर भी पड़ सकता है। लेकिन चीज उतना आसान नहीं है। इसको थोड़ा हम व्यापक संदर्भ में समझेंगे तो समझेंगे क्या, इसकी अभी चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस दिशा में जा सकता है, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारत के लिए अच्छा है या भारत के लिए बुरा है। आइए जरा सा देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो 2 अप्रैल 2025 को, यानी कल वहां के शाम, हमारे यहाँ पे आज की सुबह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे मनाया। एक पहल के तहत टैरिफ की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या था कि लंबे समय से जो व्यापार चल रहा है उसको, असंतुलन को दूर कर दिया जाए और सभी तरह के आयातों पर बेसलाइन 10% का टैरिफ शामिल किया गया है और ये 5 अप्रैल से प्रभावी हो सकता है। और साथ ही साथ जो विशिष्ट देश हैं उनके साथ जो अमेरिका का व्यापार घाटा है या असंतुलन है, उसके आधार पर उच्च और पारस्परिक टैरिफ भी लगाया गया है। यानी न्यूनतम 20% टैरिफ तो सभी पर लगा है। उसके साथ जिन देशों के साथ जैसा टैरिफ का व्यवहार रहा उसके अनुसार ट्रंप कह रहे हैं कि हमने डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है। भारत भी प्रभावित देशों में से है। भारत जिसे अमेरिका को अपने निर्यात पर 26% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो 9 अप्रैल से हमारा प्रभावित होगा। और ये टैरिफ दरें तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक कि राष्ट्रपति ट्रंप यह निर्धारित नहीं कर लेते हैं कि व्यापार घाटे और अंतर्निहित गैर पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न जो खतरा है वो समाप्त हो गया है। यानी कि ये ट्रंप के ऊपर है कि वो कब तक इसे चालू रखेंगे। यानी ट्रंप के पास ये पावर है, उनको लगता है कि नहीं, उस देश के साथ व्यापार संतुलन बराबर हो गया है या बातचीत बन गई है तो उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने कहा भी है कि दुनिया के देशों से, नेताओं से आग्रह किया है, ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी नीतियों को ऐसा बनाएं ताकि अमेरिकी व्यापार को भी लाभ मिल सके।
अब ये प्रश्न है कि ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा क्यों किया है, जरा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप कह रहे हैं जो अमेरिका के ऊपर ट्रंप ने भारत में जो 26% टैरिफ लगाया है, उनका कहना है कि इससे एक आकलन किया गया था, अमेरिकी प्रशासन ने एक आकलन किया था, वो भी आकलन यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, अभी उसको हम कल पढ़ाए भी थे, आज फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। तो उसने बताया था कि भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर कई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर लगाया जाता है, यानी उत्पाद शुल्क और कई सारे ऐसे जो है बैरियर, बाधाएं, अड़चन लगाई जाती है जो कि शुल्क के दायरे में नहीं आता है, फिर भी वो लगाई जाती है। और कई लोग तो इसमें जो है जीएसटी और वैट आदि को भी जोड़ लिए हैं, और उसके बाद अनुमान लगाया गया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 52% टैरिफ लगाता है। और ट्रंप का कहना है चूंकि भारत हमसे 52% शुल्क लेता है, जिसमें कि मुद्रा हेरफेर यानी मनी करेंसी मैनिपुलेशन का भी आरोप भारत पे लगा है, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं की भी बात की जा रही है, यानी जो हम शुल्क लगाते हैं या जो हम पे नॉन टैरिफ बैरियर लगता है। जैसे एक चीज है कि हम जो है जीएम फूड्स को नहीं आने देते हैं, या हम ऐसे खाद्य वस्तुओं को नहीं जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं आने देते हैं जिन पशुओं को नॉन वेजिटेरियन यानी कह सकते हैं मांस आदि या ब्लड से रिलेटेड पदार्थ खाने को दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को मिला के यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि टोटल 52% हम अमेरिकी निर्यात को भारत में 52% शुल्क का सामना करना पड़ता है। इसलिए ट्रंप ने कहा कि हम डिस्काउंट करके 26% लगा रहे हैं। और व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि भारत ने अद्वितीय रूप से बोझिल गैर टैरिफ बाधाएं लगाए हैं, और जिन्हें हटाने से निर्यात में सालाना कम से कम 5.3 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। यानी भारत ने जो बाधाएं लगाई है नॉन टैरिफ, अगर उसको हटा दिया जाए तो अमेरिका का निर्यात भारत को लेकर 5.3 ट्रिलियन बढ़ सकता है, और इसी को देखते हुए ये लगाया गया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने पूरे दुनिया के लिए क्यों लगाया है। ये बात तो भारत के लिए तो चलो बताया कि 52% है इसलिए हमने 26% लगाया। अमेरिका द्वारा यह टैरिफ की घोषणा आखिर क्यों की गई है? तो देखिए, ट्रंप का हमेशा से मानना रहा है कि दुनिया के देश उनके अमेरिका के साथ जो है गलत करते हैं, वो टैरिफ लगा के हमारे सामानों को अपने देशों में आने नहीं देते हैं, जबकि दुनिया भर के सामान जो है अमेरिका में आता है। हालांकि ट्रंप का ये कहना आधा सही है आधा गलत है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार की खुद की नीतियां ही जरूरी जो है उसके लिए जिम्मेदार है। कई लोगों का मानना है कि जो अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया भर की देशों में वो रिजर्व करेंसी के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उसको मान्यता मिली है, वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू मतलब यह है कि जिस मूल्य पे उसको होना चाहिए उससे ज्यादा मूल्य पर वो उसकी कीमत दूसरे देशों की मुद्राओं के साथ है, जिससे कहीं ना कहीं एक तो अमेरिका को सस्ते में चीजें आयात करने को फायदा हो जाता है, और दुनिया भर के देशों के को जो है उसको उसके अर्थव्यवस्था पर उसकी पकड़ भी बनाने का मौका मिल जाता है। अगर लगता है आपको कि आपका आयात जो है महंगा है या आपके यहाँ पे निर्यात ज्यादा आ रही है, आप डॉलर को अपने डिवैल्यू कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने की क्या जरूरत है। खैर, उस मुद्दे को कभी बाद में। यहाँ पे ये स्थिति है कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका का आर्थिक स्वतंत्रता है, इससे अमेरिका को आर्थिक स्वतंत्रता आएगी, गोल्डन एज आएगा, हमारे यहाँ पे जो है नौकरियां आएंगी, कारखाने खुलेंगे, साथ ही साथ करों को कम करने के लिए, राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने के लिए खरबों डॉलर पैदा होंगे। और उनका कहना है कि इस टैरिफ योजना से अमेरिका में 6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा। उनका कहना 10 साल के अंदर 6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा, क्योंकि अब अमेरिका में कोई चीज जो बाहर से अमेरिका में आती है, अगर किसी को अमेरिका में बेचना होगा तो उसे अमेरिका में उत्पादन करना जो है ज्यादा आसान हो जाएगा दुनिया की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस पे जो है 10% तो टैरिफ सभी देशों के पास है, और उसके साथ ज्यादा है, जैसे चाइना पे 34% है, भारत पे 26% है, वियतनाम पे तो 48% 49% टैरिफ है, जापान पे 25% है। इस तरह के लगभग देशों पे, यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ भी लगभग 20 से 22-25% का टैरिफ है, अलग अलग देशों के साथ है। तो इस वजह से ट्रंप को लगता है कि उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगी, उनके यहाँ पे निवेश आएगा, और जो अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के देशों में चली गई हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लाएंगे। लेकिन ये चीजें सिर्फ एक तरफा है ना, इतना आसान नहीं है। आपने पूरे दुनिया में, इसमें होता क्या है कि चलो ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर देश को फोकस करते कि चलो उसके साथ उसने गलत किया है, और बाकी देशों के साथ आप बना के लेते तो शायद आप वो कंपनियां आपके यहाँ भी आती और देशों के साथ भी आती। लेकिन अगर आप पूरे दुनिया के देशों के साथ ये कर लिए हैं
और पूरे दुनिया के देशों के द्वारा इसका काउंटर किया जाना शुरू होगा। तो आपके पास लीवरेज क्या है दुनिया के देशों के साथ? आपके पास लीवरेज क्या है कि दुनिया के देश जो है, अमेरिका एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, बहुत बड़े मात्रा में वो चीजों को आयात करती है, और उसमें भी जो आयात करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के ज्यादातर कंपनी, उसमें से ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां हैं जो ज्यादातर दुनिया के देशों में ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के रूप में जो है बनाते हैं, और वहां से सस्ती चीजें जो है अमेरिका में आता है। अब अगर चीजें आपके यहाँ पे बेचना सस्ता रहेगा ही नहीं, उसका कोई फायदा होगा ही नहीं, और दुनिया के देश अगर आप पे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दे, आपकी कंपनियों पे कार्रवाई शुरू कर दे, यानी जो कंपनियां हैं उनको व्यापार करना मुश्किल हो जाए, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दे, तो ये अमेरिका के लिए लेने के देने पर जाएंगे। अभी खैर, लेकिन कुछ चीजें मैं फिर बता रहा हूं, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करेगा ऐसा नहीं है, अभी उसके बाद देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रभाव एक तो आप कह सकते हो कि दुनिया के देशों के लिए एक जवाबी कार्रवाई करने का एक मौका देगा कि भाई अमेरिका कर रहा तो हम क्यों ना करें, और ये कहीं ना कहीं दुनिया के देशों द्वारा प्रोटेक्शनिज्म को लगाने का एक रास्ता खोल देगा। अब इसका जो है देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसी देश को तो वह चीन को होगा। क्यों? क्योंकि चीन पहले से ही वो पूरा जो है प्रोटेक्शनिज्म और अपनी इकोनॉमी को राज्य फंडेड वो चल रही है। वो कहने को डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, लेकिन वास्तविकता है कि वो डब्ल्यूटीओ के नियमों को कभी नहीं मान रही है। तो वो अब उसके ज्यादा वो कितना प्रोटेक्शनिज्म दे देगा? हाँ, लेकिन जो और दुनिया के देश हैं वो प्रोटेक्शनिज्म देने की सक्षम हो सकते हैं, तो इसका फायदा दुनिया के और देशों को भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे देशों का रिस्पांस आएगा उसको लेकर ये बातें कही गई है। हालांकि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि इतना ट्रंप ने टैरिफ का डर दिखा दिया है कि अगर हम अपने भारतीय शेयर मार्केट को देखकर देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट आई हो, ऐसा भी नहीं है। इससे ज्यादा तो जब उन्होंने कांग्रेस में अपनी बातें कही थी कि जो है टैरिफ लगाएंगे, तब उससे ज्यादा गिरावट आ गई थी। खैर, आइए अगला देखते हैं कि इसके जरिए जो है उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं को चेतावनी दी कि उन्होंने पारस्परिक टैरिफ से छूट चाहते हैं तो उन्हें अपनी व्यापार नीतियों को बदलना होगा। यानी ट्रंप के इसको दूरदर्शिता कि हमने 10% नॉर्मल लगा दिया, भारत पे 26, चीन पे 34, यहाँ पे ये लगा दिया है, अब आइए आप हमसे बातें करिए, यानी आप आइए तो हम आपको छूट देंगे। अब जो देश उनसे ट्रंप से बात करेगा उसको छूट देंगे, जो देश ट्रंप से बात नहीं करेगा या जिसे ट्रंप नहीं छूट देना चाहेंगे उसको नहीं देंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप कहीं ना कहीं एक बार पूरी व्यवस्था को बिगाड़ गए और फिर अपने अपने अनुसार अपने अपने जो उनके मित्र हैं या जो सहयोगी हैं उनके साथ नए सिरे से चीजों को सुधारना चाहते हैं या चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको आप कुछ कह सकते हैं कि ठीक भी है, ज्यादा समझदारी भी भरा हो सकता है, लेकिन इसको बिना इस स्थिति पे जाए भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको चीन के साथ ही करना था, चीन के साथ ही आपकी दिक्कत थी, तो ऐसे करके पूरे दुनिया को जो है दुश्मन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी भी रिस्क है। रिस्क ये है कि ट्रंप, मैं फिर भी कह रहा हूं कि भारत के लिए उतना नहीं है, क्योंकि भारत को जो नॉन ट्रेड फायदा हो रहा है ट्रंप से, वह ट्रेड को मिटिगेट करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर दुनिया की बयार जो है अमेरिका के अगेंस्ट चली गई तो फिर इसे संभाल पाना ट्रंप को लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी उनके बेसिकली उनके जो है खपत पे है निर्भर है और उनके डॉलर पे निर्भर है। और डॉलर के साथ अगर आप देखा जाए तो वहां पे उनका जो व्यापार है बहुत बड़ा उनका एक व्यापार घाटा तो है ही, साथ ही साथ उनका फिस्कल डेफिसिट भी बहुत बड़ा है जो उनकी जीडीपी से भी काफी बड़ा है। तो जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा भी कहा जा रहा है, अमेरिकी कंपनियों भी द्वारा कहा जा रहा है, कहीं उनको लेने के देने न पड़ जाए। ठीक है, फिर भी आइए अगला देखते हैं कि अन्य देशों की व्यापार बाधाओं के ये कह रहे हैं कि कदम है, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का हवाला दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि दशकों से ये सारे किए रहे, जो बातें अभी हमने बताई वही है। भारत को लेकर ये बताया गया है इस यूएस ट्रेड रिपोर्ट पे, कल वाला पढ़िएगा, उसमें डिटेल में है कि भारत जो है मक्का, मोटरसाइकिल, मोबाइल, फूल, प्राकृतिक रबर, कई सारी चीजों पर ऐसा नॉन टैरिफ बैरियर करता है जिससे हमारे देश को फायदा नुकसान होता है। जैसे कुछ चीजें ये बता रहे हैं
कि भारत ये कहता है कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट है उसका जो जिन पशुओं से लिया जाए उनको ऐसे मांस वाले या ब्लड वाले जो है पदार्थ न खिलाए जाए। साथ ही साथ भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का जो है उसको प्रमाण पत्र की ये देना पड़ेगा कि ये नहीं है, जबकि बिना साइंटिफिकली। तो ये सब बातें वो कह रहे हैं। एक और जो इन्होंने तर्क दिया है उसमें कि भारत में जो कृषि सहायता है वो काफी ज्यादा है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो अमेरिकी किसानों को मिलने वाली ओवरऑल कृषि सहायता जो है निश्चित रूप से उसकी राशि भारत द्वारा जो दी जाने वाली किसानों को ओवरऑल सहायता की राशि से ज्यादा है। लेकिन पर किसान वाइज अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने किसानों को लगभग 35 से 36 हजार डॉलर देता है, यानी 25 से 30 लाख रुपए का सब्सिडी पर किसान वो देता है। जबकि भारत में ये मैक्सिमम आता है तो 50,000 रुपए जो है हर किसान को आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी अंतर है, काफी चुनौतियां हैं और निश्चित रूप से भारत को इसका कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए जैसे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारत का जो निर्यात है वो कई सारी चीजों में है, जिसमें से कुछ चीजों को बाहर रखा गया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल को, सेमीकंडक्टर को, भारत के नहीं वो ओवरऑल सबको बाहर रखा गया है। जैसे सेमीकंडक्टर को बाहर रखा गया है, मिनरल्स को बाहर रखा गया है, फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा गया है। तो जो निर्यात में एक बड़ा मद फार्मास्यूटिकल है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजों को देखा जाए जैसे कि आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं, इनकी लागत बढ़ सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत जो अमेरिकी कंपनियों को आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करता है, क्या रात रात वहां पे अमेरिका में ये सेवाएं शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बात है कि अमेरिका में टैलेंट क्रंच है। हाँ, वो अगर H1B वीजा लेकर जाएंगे तो उसका फायदेवान भी कौन होगा? भारत होगा या चीन होगा, और दुनिया के देशों के पास वो विकल्प भी नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं है। फिर भी निश्चित रूप से इसकी लागत बढ़ेगी, इसका नुकसान हमें उठाने को मिल सकता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री हमारे लिए हिट हो सकती है, क्योंकि उसमें जो हमें 26% अगर टैक्स टैरिफ आता है तो निश्चित रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हमारे जो निर्यात आधारित उद्योग हैं घरेलू स्तर पे, उनके विकास दर को प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अनिश्चितता का माहौल है, दूसरे कि एक प्रमुख निर्यात गंतव्य जो कि अगर देखा जाए तो अमेरिका, भारत के निर्यात का करीब लगभग 20-21% जो है हम अमेरिका को, हमारे जीडीपी का लगभग जो है 20-21% निर्यात है, और उस निर्यात का लगभग 17 से 18% हम अमेरिका में निर्यात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो इससे निर्भर कंपनियां हैं उससे नए ऑर्डर मिलने में कठिनाई हो सकती है, नौकरियां भी जा सकती है। लेकिन इसका फायदा यह भी हो सकता है कि इसके जगह पे कहीं हमें और वैकल्पिक रास्ते ढूंढने मिल सकते हैं, और भारत सरकार सक्षम है कि इन्हें सहयोग भी, सब्सिडी भी देकर, क्योंकि जब होता ना कि जब युद्ध ही शुरू हो गया है तो अभी सब्सिडी देते हैं तो दुनिया भर में यह गया कि आप अपने यहाँ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देंगे। तो जब कहीं टैरिफ लगेगा तो हम सब्सिडी भी दे सकते हैं, हम अपने मुद्रा का डिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अभी इसके संभावित परिणाम यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। विदेशी निवेश में गिरावट की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि दुनिया निवेश, देखिए एक स्थिर माहौल, निवेश के लिए स्थिर माहौल होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी निवेश की एक प्राइमरी शर्त होती है, और दुनिया इस समय टर्मोइल में है। तो ऐसे में कोई बहुत निवेश की संभावना नहीं दिखाई देगी जो नए निवेश है। हाँ, अगर भारत और अमेरिका के साथ या किसी और देश के साथ कोई समझौता हो जाए, चाहे भारत चीन के साथ हो जाए, या भारत यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ हो जाए, या भारत अमेरिका के साथ हो जाए, तो अलग बात है। अदरवाइज ऐसे कोई एफडीआई के लिए अभी अच्छा माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के भारत के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, यहां तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। भले ट्रम्प कह रहे हैं कि ये आर्थिक आजादी का युग है, गोल्डन एज है, लेकिन विशेषज्ञों की राय यही है कि ये अच्छी बात नहीं है कि पूरी व्यवस्था को सेक कर सके, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोरोना से अर्थव्यवस्थाएं उभरी हैं, कई सारी अर्थव्यवस्थाएं तो उभरी नहीं है, कई सारे देशों में युद्ध चल रहा है। उसके साथ साथ ये भी आघात जो है कहीं ना कहीं कम से कम 60 टर्म में तो ये दुनिया के लिए और भारत के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है, अगर हाल फिलहाल यानी जल्दी में ही कोई समझौता अमेरिका के साथ न हो जाए। ठीक है। दूसरा जो समाचार है वह है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर। देखिए, भारत में वक्फ संपत्तियां जो होती हैं, वक्फ अधिनियम 1959 के तहत अभी संचालित होता है। उसके पहले का एक्ट 1955 है, उसके तहत संचालित होता रहा है। वक्फ संपत्ति आयोग होती है जिसमें कि कोई भी मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति
ईश्वर के नाम या अपने धर्म के नाम जो है संपत्तियों को दान कर देता है। एक तरह से ट्रस्ट, जिस तरह से और ट्रस्ट चलते हैं उसी तरह से वक्फ संपत्तियां भी चलती है। लेकिन इसको लेकर कई सारे विवाद भी होते रहे, कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि उसमें कुछ प्रावधान 2013 में ऐसा कर दिया गया था जिसके कारण वक्फ बोर्ड को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे और उसको लेकर कई सारे विवाद थे। सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया था। बाद में उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने फरवरी में उस अपना एक कुछ संशोधनों के साथ एक नया प्रस्ताव जो है सरकार को दिया, जिसे सरकार ने मान लिया। फिर उसको लोकसभा में पेश किया गया और अंततः वो पास हो गया है। तो आइए जरा से इसके बारे में हम जरा डिटेल रूप से देख लेते हैं। तो देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो 12 घंटे की मैराथन बहस 8 घंटे के लिए तय किया गया था और 12 घंटे तक चली थी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में एक व्यक्ति अकेले ही 25 घंटा बोल डाला। डेमोक्रेट जो है मेंबर था, उसने 25 घंटे बोलने का रिकॉर्ड ही बना डाला अपने कांग्रेस में। तो खैर 12 घंटे की मैराथन बहस और कई सवालों पर मतदान के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आखिरकार पारित कर दिया गया। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। और इसके जरिए जब इसे पेश किया गया था तो सरकार ने आरोप लगाया था कि 2013 में जो है उस समय की जो सरकार थी यूपीए की, उसके दौरान तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मौजूदा वक्फ कानून में बदलाव किया गया था और उसी को वो अनड्यू करके जो विसंगतियां आ गई थी उसको वो सही करना चाहती है। तो सरकार द्वारा यह विधेयक क्यों लाया गया है, तो देखिए, यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। पहली बार पिछले साल अगस्त में यह पेश किया गया था और इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। इसके अध्यक्ष जो है संयुक्त संसदीय समिति दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, 25 सदस्य थे। जाहिर सी बात है इसका अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष से ही होगा क्योंकि बहुमत सत्ता पक्ष के पास है। जगदम्बिका पाल जी इसके अध्यक्ष थे और 27 फरवरी को इस विधेयक को जेपीसी ने 15 और 11 वोट से जो है 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी थी। भाजपा और सहयोगी सदस्यों ने इसके समर्थन में दिया था, बाकी इसके विरोध में किए गए थे और डिसेंट नोट भी लिखा था। इस संशोधन को, सभी संशोधनों को सरकार ने जो है की गई को स्वीकार कर लिया और इसको एक उम्मीद के आधार पर पेश किया है, जिससे कि एक नया सवेरा माना है और इस अधिनियम का नाम भी उम्मीद कर दिया गया है। अब ये जो बनेगा उसका नाम रहेगा उम्मीद, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, UMEED। तो यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंट एंड डेवलपमेंट अधिनियम रखा गया, उम्मीद अधिनियम रहेगा जब ये पास हो जाएगा। अभी लोकसभा से ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के रूप में ये पास कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियां क्या होती है थोड़ा सा जान ले। तो वक्फ संपत्ति मुसलमानों द्वारा किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई निजी संपत्ति है। संपत्ति के लाभार्थी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति का मालिक, स्वामित्व अल्लाह या ईश्वर के पास माना जाता है। यानी कि एक तरह से उसका उपयोग या उससे लाभ भले लोग अलग अलग लेंगे, लेकिन उसका मालिक ईश्वर हो जाता है। यानी एक बार आपने वक्फ संपत्ति को दे दिया तो फिर वो वापस भी नहीं ले सकते हैं। और देश में वक्फ संपत्तियां वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित होता है। इसके पहले से, हालांकि आजादी के पहले से कई सारे विधान थे, लेकिन बाद में संशोधन करके वक्फ अधिनियम 1995 आया, उसी के द्वारा ये सारी चीजें चलती थी। 2013 में इसमें कई सारे संशोधन किए गए थे, जिसके कारण कई सारे आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। कई सारे ऐसे मामले आए जबकि 1500 साल पुराने जो है मंदिर और उसकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। ऐसे कई सारे मामले आए हैं। कई सारी सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बहुत प्रतिष्ठित पुराने जो है विश्वविद्यालय के मामले आ गए थे। वक्फ को लेकर कहा जाता था कि ये एक तरह से सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण करने का एक रास्ता बन गया है, क्योंकि कहीं भी मजार हो और उसके बाद वहां पे वक्फ आ जाता था और फिर वो उसको क्लेम कर देता था और कई सारी चीजें थी अगर कोई कमियां नहीं रहती होंगी तो उसको सुधारने का प्रयास नहीं होता होगा। संभवतः इसीलिए सरकार द्वारा इसे लाया गया है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, जो मुख्य रूप से हम देख लें 2-3 हैं। पहला है उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बाय यूजर। एक अवधारणा थी कि वक्फ बाय यूजर होना चाहिए, यानी कि अगर जैसे है ना कि कोई इस्लामिक धर्म को मानने वाला धर्म या अन्य धर्मकार के लिए इसे संपत्ति को दान दे देता है,
चलो वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि संशोधन करके वक्फ वाइज यूजर कर दिया गया था 2013 में। यानी कि अगर कोई संपत्ति, कोई जो है कहीं पे कोई मस्जिद है या कोई मजार है या पहले से चली आ रही है, भले वो उसकी संपत्ति नहीं, तो वक्फ वाइज यूजर के रूप में वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती थी और फिर उस पर वो क्लेम दावा कर सकता था। और उसको लेकर भी ये बात थी कि उसके खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत भी होती थी तो आप जो है कोर्ट में जाके, एक अथॉरिटी बनाई गई थी उसमें जाते, ट्रिब्यूनल बनाई गई थी वक्फ ट्रिब्यूनल, उसमें जाते थे और फिर इसके बाद उस फैसले को लेकर आगे जाना था। यानी कोई अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दिया तो आपको प्रूफ करना है कि ये संपत्ति आपकी नहीं है। और ये काफी विवादित था और इस अधिनियम में संपत्तियों के रूप में उपयोग की जा सक रही संपत्तियां वक्फ ही रहेगी, भले ही उपयोगकर्ता मौजूद न रहे। यह प्रावधान उन संपत्तियों का संदर्भित करता है जिन्हें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनके दीर्घकालीन उपयोग के आधार पर वक्फ माना जाता है, भले उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज न हो। इसमें संशोधन किया गया है। अब है कि मूल विधेयक में जो लाया गया था उसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया था। इसे हटा देने की बात थी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी 95 के पहले से भी जाके ये हटा जाते तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मस्जिद दरगाह ऐसे थे जिसको लेकर विवाद आते, उसको विरोध भी था। और उसी को देखते हुए जो जेपीसी था उसने कहा कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं, हालांकि संसद को पूरा पावर है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको लागू कानून बनाने के लिए, यानी पूर्व पक्ष से लागू बनाने के कानून बनाने के लिए लागू है। जैसे देखिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें 1992 का, उसमें 1947 से वो बना दिया गया है, तो बनाने का अधिकार है संसद को। बशर्ते इसमें यह था कि पहले से न करके विरोध था तो जेपीसी ने उसको मान लिया और मान के कहा कि अब जो है उसको आगे से प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव, यानी जब ये अधिनियम लागू होगा उसके बाद की जो है ये व्यवस्था की यूजर बाई खत्म हो जाएगी और जो यानी जो जिसके पास संपत्ति का मालिक है वही उसे दे सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी जो चीजें चली आ रही है यूं ही जो है कब्जे से नहीं हो सकता है। और जो पहले से पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, अगर उन पर कोई विवाद है या सरकारी भूमि है तो वो पहचान जब तक न हो जाए कि वो वक्फ की ही है, उसको छोड़कर बाकी सारी जो है व्यवस्था जो वक्फ बाई यूजर का था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब ये नए जो अभी विधेयक है इसमें है कि आने वाले समय से, यानी जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद से ये व्यवस्था लागू होगी और ये एक तरह से महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन है। जैसे एक गंभीर जो है समस्या जो थी उसको ये दूर कर रहा है। कलेक्टर की भूमिका देखिए, विधेयक का जो 2024 का संस्करण था उसमें यह था कि ट्रिब्यूनल के जगह कलेक्टर को सर्वेयर के रूप में सर्वेक्षण करने और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसमें यह कहा गया है कि उसकी जगह जो है संशोधित जो विधेयक जेपीसी के पास करके आया है कि कलेक्टर के ऊपर लेवल का अधिकारी, आप समझ लीजिए यानी कमिश्नर लेवल ही होता है, कमिश्नर लेवल का अधिकारी जो है, इसमें यह कहा गया कलेक्टर के ऊपर लेवल का एक सरकारी अधिकारी जो है ये वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की जांच करेगा जिससे अनुचित दावों को रोका जा सके। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण है कि इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही दान दे सकता है। पुराने कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई चल या अचल संपत्ति हो वो दान दे सकता था, लेकिन अब इसके लिए कहा गया है, उसमें संशोधित है कि कोई भी व्यक्ति जो ये दर्शाता है या प्रदर्शित करता है कि वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है वही इसको कर सकता है। यानी कि जो पहले कोई भी व्यक्ति की बात थी अब वो है कि इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में दे सकता है। यानी गैर इस्लामिक संपत्तियों को वक्फ के रूप में संपत्ति घोषित करना जो है रोका जा सकता है। यानी जो प्रमुख क्रिटिसाइजेशन थी, जो आलोचना थी, उसको दूर करने की कोशिश इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।